गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम लोगों ने मीटर ब्रिज पढ़ा था। बहुत छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो बना लिए हैं। अच्छा, कल एक टास्क भी दिया था मैंने, आप सबको नोट्स बनाने का टास्क दिया था। सबने अच्छे बनाए, मार्क्स भी दिए मैंने। आप में से कई बच्चों को, सब मोस्टली कुछ बच्चों को 10 आउट ऑफ 10 मिले, किसी को 9 आउट ऑफ 10 भी मिले। ठीक था सब कुछ। अब वो मैं आपको एक एक बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है ये बात आपके लिए जानना, क्योंकि अभी तक हम लोगों का वैसा इंटरेक्शन हुआ नहीं है जो हम लोग बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ करते हैं जनरली। तो एक बात मुझे ऐसी फील हो रही है कि वो बीच में मिसिंग है। वो मिसिंग बात ये है कि आपको मैंने नोट्स बनाने के लिए दिया, आप सबने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए, एक एक बात उसमें क्लियरली दिख रही थी मुझे। अब मैं कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस बात को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इन दी बोर्ड्स। जब बोर्ड के एग्जाम होंगे तो वो ऐसा ही लिखने की कोशिश करेंगे। बोर्ड्स में वो ये नहीं देखते कि आपने कितनी डिटेल में बातें हैं, क्या क्या बता दिया मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैं मीटर ब्रिज का ही क्वेश्चन लेता हूं और उसमें क्वेश्चन आया व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, 3 नंबर में आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। अब आप 3 नंबर का सोच के उसको क्या करेंगे, बड़ा सा पूरा कंस्ट्रक्शन थ्योरी ये सब कुछ लिखना शुरू कर देंगे। डिटेल में जो बातें बताई गई थी वो सिर्फ आपके सीखने के लिए हैं और नोट्स पे लिखने के लिए हैं। जब ये पेपर में आएगा तब आपने सिर्फ उसका एक डायग्राम बनाना है, जो सर्किट डायग्राम हमने बनाया था। उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा तो वहां से मीटर ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो डायग्राम बनाया था ट्रांसफॉर्म करके वो बना देना है। मेरी बात सुनते रहना, ये बहुत जरूरी बात है जो हम लोग पता नहीं कब करेंगे एक्चुअल में, तो अभी सुनना जरूरी है। मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाया, उसके साथ क्या बना दिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज का, और उसके साथ ही आपने प्रिंसिपल लिख दिया, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कहानी हो गई। इसके बाद वो 4 लाइन का डेरिवेशन मार दिया। आपने पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल में नहीं लिखना। कंस्ट्रक्शन एग्जाम में, ये मैं नहीं कह रहा हूं नोट्स पे नहीं लिखना है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला है। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि एग्जाम में जब यही क्वेश्चंस आएंगे तो आपने इतना डिटेल में नहीं लिखना, टू दी पॉइंट लिखना होता है एग्जाम्स में। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको कभी मौका लगा तो दिखाऊंगा अभी कि कैसे एग्जाम में भी लिखते हैं। अभी मैंने बता दिया, आपको एक हिंट दे दी है मैंने कि टू दी पॉइंट लिखा था। अगर क्वेश्चन में पूछा नहीं गया कि कंस्ट्रक्शन, तो आपको कंस्ट्रक्शन नहीं दिखानी, वो जितना पूछेगा उतना मैंने करना है। ये तो एक जरूरी बात मैं बताना चाह रहा था आपको पहले। दूसरी जरूरी बात यह है कि बीइंग ए टीचर मेरा इंटरेक्शन स्टूडेंट से कम है इस समय। इंटरेक्शन मेरा तो ऐसा दूर बैठ के इंटरेक्शन है, आपका इंटरेक्शन हमसे ज्यादा है अपने फ्रेंड सर्कल में। मेरी बात सुन रहे हैं आप, कुछ समझ पा रहे हैं? आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं सबको फोर्स नहीं कर सकता पढ़ने के लिए, ना मैं चेक कर सकता। आप सोचिए, आप कर सकते हैं। आप अपने, कम से कम अपने फ्रेंड्स को, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे बिफोर लॉकडाउन, आई थिंक आज भी होंगे, तो उनको आप कह तो सकते हैं, एक बार पूछ तो सकते हैं कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप देख पा रहे हैं क्या? एक बार उनसे क्रॉस चेक करिए। तो ये आपका टास्क मैं देने जा रहा हूं आपको आज, कि अपने 5 फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स को आप चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि क्या उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, वो कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर वो कहें कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी आपको लगे कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो थोड़ी सी उनकी हेल्प करेंगे आप। जो भी ये बात सुन रहे हैं वो हेल्प करेंगे और मुझे बताएंगे कि यस सर, मैंने 5 लोगों की हेल्प की है। लोग कौन? आपके फ्रेंड्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स। अगर आपके सभी क्लोज फ्रेंड्स देख रहे हैं तो कोई ना कोई तो ऐसे दोस्त होंगे जो नहीं देख पा रहे होंगे, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जो पिछड़ गए हैं। किसी ना किसी तरीके से उनको मोटिवेट करिए, आप करिए मोटिवेट, अपने बराबर लेकर आइए। इतनी बात भी सुन ली, आप मुझे बताएंगे आपने 5 फ्रेंड्स को किया है या नहीं, और झूठ नहीं बोलेगा एक भी बच्चा। और मैं जानता हूँ मेरे एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो हमसे झूठ बोलेगा कभी, है ना? कभी नहीं बोलेगा।
ये दो बातें हो गई। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। कल तक हमने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया था, छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। आज मैं इस लेक्चर के लास्ट में या बीच में कहीं भी आपको एक क्वेश्चन पे फंसा के जाऊंगा, कोशिश करूंगा फंसाने की। चलिए, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस चूजन इज 2 ओम। अब क्वेश्चन ने साथ में डायग्राम भी भेजा है हमारे पास, क्वेश्चन ने साथ में डायग्राम भी भेजा है और क्या बोला है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो चूज की गई है वो 2 ओम है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कहां से चूज की गई होगी, रेजिस्टेंस बॉक्स से। और क्या कहा गया, नल पॉइंट इज अचीव्ड एट 40 सेंटीमीटर। अब नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर आया है, तो 40 सेंटीमीटर ये वाली डिस्टेंस है या ये वाली है? कल मैंने सिखाया था फ्रॉम द पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड कौन सा है, क्या ये वाला पॉजिटिव एंड है? तो ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी दी गई है, 40। टोटल कितनी है, 100, तो ये कितनी हो गई है, 60 सेंटीमीटर। ये आपने कर लिया इतना। अब आपसे पूछा गया फाइंड x इस अननोन रेजिस्टेंस। अरे क्या पिद्दी सा क्वेश्चन है ये, इस x की वैल्यू को फाइंड करिए। आप बोल रहे थे पिद्दी सा गया, आपने तो दिया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है तो हम लोग सीख रहे थे इसको। चलिए, हमने कल क्या सीखा था, व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता था ये। कल भी मैंने आपको हिंट दी थी कुछ कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होता है। तो बड़ा सिंपल सा टास्क है, आपको वो फॉर्मूला याद नहीं रखना है। कौन सा? कल हमने ड्राइव किया था x = r 100 - l/l। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा फॉर्मूला देख के। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन उस l को देख के घबरा जाती है कि l क्या है, 100 - l क्या है। तो कुछ नहीं करना हमने, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल है, तो हम सिंपल सा सॉल्यूशन करेंगे। r/40 = x/60। दैट्स इट। कुछ बात समझ में आई? अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ रही है कि सर ये रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये कैसा रेशियो हम कर रहे हैं? अरे तो इस लेंथ की भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी, लेंथ की भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो वो रेजिस्टेंस ही लिखने, आपको पता भी था, कल मैंने बोला भी था रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। तो लेंथ लिख रहा हूं तो साथ में प्रोपोर्शनलिटी में क्या आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है ऑटोमेटिकली। अब r की वैल्यू आपको दी गई है, r की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, तो मैं r की जगह कितना रख दे रहा हूं, 2। क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? 2 से काट दिया 20, 20 से काट दिया 30, सॉरी 3 टाइम्स x = 3 ओम। अरे ये देखा, 0 से 0 खत्म, 2 से 6 टाइम, 3 टाइम्स खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम आ गई। बहुत बच्चा क्वेश्चन था, क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन देखिए। अरे इस क्वेश्चन से कुछ सीखे हैं अभी? अच्छा, क्वेश्चन यही है, इसमें छोटा सा चेंज कर रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट बोल रहा हूं। आपके पास तो लिखा ही होगा क्वेश्चन, इसमें एक सेकंड पार्ट ऐड कर दें। हाउ द बैलेंसिंग लेंथ, क्वेश्चन सुनते जाना, हाउ द बैलेंसिंग लेंथ विल चेंज if r and x बर क्यों, पास्ट में क्यों, प्रेजेंट में कर रहे हैं, r इंटरचेंज्ड। अरे क्या लिखा है ये, r इंटरचेंज्ड। अगर इस r और x को मैं इंटरचेंज कर दूं तो किस पे क्या फर्क पड़ेगा, बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये कुछ क्वेश्चन कल से मिलता जुलता है, कल भी हमने कुछ ऐसी बात बोली थी आपको आंसर देने के लिए, शायद याद होगा। क्या याद था आपको? वैसे मैं करके भी दिखा दूंगा अभी। याद क्या था हमें कि जो इसके सामने लेंथ है वो इसके सामने ही रहेगी, यानी कि x के सामने अगर 60 है तो x के सामने 60 ही रहने वाला है। अगर मैं x को उठाकर इधर ले आया, अगर मैं x को उठाकर इधर ले आया तो इसके सामने अब कितना हो जाएगा, 60। तो कहानी क्या पलट जाएगी, 40 की जगह कितना हो जाएगा, 60। यहां कितना रह जाएगा, 40। कब? जब x को इधर ले आया और r को इधर ले गया। तो बैलेंसिंग लेंथ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कहां गया,
हाउ द बैलेंसिंग लेंथ विल चेंज, चांस नहीं लिखा है ये कतई, हमने चेंज लिखना चाह रहे थे, विल चेंज इफ R एंड X आर इंटरचेंज, R और X को बदल देंगे तो कितनी चेंज हुई बैलेंसिंग लेंथ, पहले 40 थी अब 60 हो गई, तो चेंज इन दी बैलेंसिंग लेंथ कितना आया, डेल्टा L इज इक्वल टू 60 माइनस 40 यानी कि 20 सेंटीमीटर चेंज हो गई। किस तरफ बढ़ गई, किस तरफ बढ़ गई, अवे फ्रॉम, अब ये कौन सा एंड था, नाम नहीं पढ़ा है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड। अरे कुछ बात समझ में लगी क्या हुआ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड, बात सीख गए हैं। इसके सामने जो लेंथ थी वो इसके सामने ही रहेगी। अब इसको आप प्रूफ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, कर लें क्या प्रूफ, मान लिया इधर हमने कुछ नहीं पता है मुझे, इधर x लगा दिया, इधर r लगा दिया, यही था। मान लिया ये लेंथ l हो गई है तो ये कितनी हो गई 100 माइनस l, आपको करना नहीं है ऐसे, गंदी बात हो जाएगी फिर। ये l तो हमारा सिखाने का पंचलाइन का मतलब क्या रह गया, ये l है, ये 100, एक बार जस्ट प्रूफ कर रहे हैं, ये l है, ये 100 माइनस l है, तो अब क्या बनेगा, x अपॉन l इज इक्वल टू r अपॉन 100 माइनस l। कंफर्म है बात, क्या r की और x की दोनों वैल्यू हम निकाल चुके थे, r की वैल्यू कितनी गिवन थी मुझे, कहां गई है, 2 ओम थी, तो r की जगह कितना, अब आप मत कर लेना आपसे, आप अगली लाइन में लिखेंगे, चलिए मैं भी लिख दे रहा हूं, x की वैल्यू कितनी निकली 3 अपॉन l इज इक्वल टू r का मतलब 2 अपॉन 100 माइनस l, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 300 माइनस 3l इज इक्वल टू 2l, तो 5l इज इक्वल टू 300, l इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्या 60 सेंटीमीटर आ गई बैलेंसिंग लेंथ, यही होती है हमारे पास, हमने ये तो निकाल ली थी बहुत जल्दी से, आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन खत्म कर दिया हमने, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा ये एक और पार्ट इसमें ऐड करते ही जा रहे हैं हम, हटा रहा हूं, सब समेट दिया। एक थर्ड पार्ट और, ये सब कल की कहानी रिपीट हो रही है इस क्वेश्चन में। हाउ विल द बैलेंसिंग लेंथ चेंज इफ galvanometer is swapped, swapped मतलब interchanged with the cell। अगर गैल्वेनोमीटर को स्वैप कर दिया जाए सेल के साथ तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, ये डिस्कशन एक बार हो चुका है, याद करिए कब हुआ था, जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, और तब आपको बताया गया था कि गैल्वेनोमीटर और सेल को अगर इंटरचेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर विल बी नो चेंज, आंसर विल बी नो चेंज। क्यों नहीं पड़ता, ये बात हमें पंच लाइन की तरह तब भी याद थी कि गैल्वेनोमीटर और सेल को अगर बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो वही रहते हैं, और रेशियो अगर सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स इट। 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 2 नंबर में आ जाता है, कोई बुराई नहीं है, अगर हमने ये क्वेश्चन सीख लिया है तो कोई बुराई नहीं है, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत काम का है। हटा रहा हूं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो सारे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। In an experiment of meter bridge, बैलेंसिंग लेंथ को मैंने ऐसे लिख दिया, बैलेंसिंग लेंथ आप समझ जाएंगे, लिख लेंगे पूरा, बैलेंसिंग लेंथ, सुन रहे हैं कि ऐसे ही, बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड एट
40 सेंटीमीटर। ये R और S दिए थे, दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं पता है मुझे, ये ध्यान रखना। R और S की वैल्यू पता होती तो लिखी होती सामने। और क्या कहा गया, जब इन दोनों को लगाया तो क्या फाइंड किया गया, बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर फाउंड की गई। इट बिकम्स 50 सेंटीमीटर if 5 ohm is connected in series with R। अगर R के साथ 5 ओम सीरीज में कनेक्ट कर दें इस R के साथ, तो बैलेंसिंग लेंथ इट बिकम्स, मतलब इट कौन है यहाँ पर, बैलेंसिंग, बात किसकी चल रही थी, बैलेंसिंग लेंथ, ये सब्जेक्ट था हमारा। अरे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो जरा। इट बिकम्स 50 सेंटीमीटर, कौन, बैलेंसिंग लेंथ, जब 5 ओम कहां कनेक्ट कर दें, R के साथ सीरीज में। फाइंड R एंड S। अच्छा एक और बात, मैं हर बार सिखाते आ रहा हूं, 11th से सिखाते आ रहा हूं, न्यूमेरिकल्स को न्यूमेरिकल्स की नजर से मत देखना, गलत बात है। न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, एक एक पंच लाइन यहां से उठाते चलते हैं हम लोग। इन न्यूमेरिकल से क्या उठाते चलते हैं, पंच लाइन। ये पंच लाइन तो अभी बताऊंगा मैं, पिछले न्यूमेरिकल से भी कई बातें सीख ली हमने, वो अगर मैंने पहले ना बताई होती तो इस न्यूमेरिकल से सीखते हैं, मेरी बात समझे। पिछला न्यूमेरिकल मैंने किया, वो जो स्वैपिंग वाला पोर्शन बताया था वो पहले ही बता चुका था, अगर ना बताया होता तो इस क्वेश्चन से सीखते हैं वो बात, तो मैं यहाँ पंच लाइन बनवाता। तो मेरी बात समझ रहे, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ उठाएंगे हम। फाइंड R एंड S। धोनी हमेशा कहा करता है, रिजल्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। आप समझ गए होंगे, प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को करने की प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक और बात, आप अपने दोस्तों का नुकसान बहुत कर रहे हैं, उन्हें टास्क जो मैं देता हूं, जो होमवर्क देता हूं, शेयर कर देते हैं उनके साथ, गलत बात है। आप नुकसान करें, आप दोस्त नहीं है, दुश्मन नंबर 1 हैं आप। कुछ समझ में लग रहा है आपको क्या करना है, कुछ समझ लग रहा है। अब 2 सिचुएशन दी गई हैं, क्या दी गई है कि जब ये R और S हैं उस टाइम पर बैलेंसिंग लेंथ 40 है, यानी कि यहां पर कितनी है 40, यहां पर कितनी है 60। इसके बाद बोला गया अगली बार कि यहां पर मैंने 5 ओम कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो अब क्या होगी सिचुएशन जरा देखना। क्या R पहले से था, 5 और जोड़ दिया हमने, ये रहा हमारा वायर, ये रही बैटरी, ये रही की, और ये था हमारे पास S। 5 और S में अंतर समझना। और अब की बार कह रहे हैं कि बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई है, 50 सेंटीमीटर हो गई है, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है 50 बचा होगा। अरे बात समझते जा रहे हैं। तो अब मुझसे R और S की वैल्यू पूछी गई है, और इतना बात मैं समझ गया हूं कि 2 बार डाटा दिया गया है, तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी। बड़े ध्यान से सुनना, क्या बनेगी, पहली बार इस केस के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगी, R/40 इज इक्वल टू S/60। सिंपल है, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, 3R इज इक्वल टू 2S। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बारी में वो कह रहे हैं कि जब 5 को सीरीज में जोड़ दिया, तो हमने मीटर ब्रिज के, ये बात यहीं पे सुन लेना, हमने एक बात सीखी है कि इसका रेशियो इसके साथ इक्वल्स टू इसका रेशियो इसके साथ, तो यहां पर रेजिस्टेंस अब 1 नहीं है 2 है। अब 2 है, दोनों सीरीज में, तो हम सीरीज में जानते हैं ना इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, क्या R+5 हो जाएगा। तो क्या बन गया, इस आर्म का टोटल रेजिस्टेंस R+5। अगर इसी 5 को पैरेलल में लगा देते तो, अरे तो क्या, प्रोडक्ट अपॉन सम, 5R/5+R। तो मेरी बात सुनिए आपने, क्या हो गया R+5। तो अब इस केस में रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगा, R+5/50 इज इक्वल टू S/50। अरे 50 से 50 ने नमस्ते कर ली है, तो R+5 इज इक्वल टू S। क्या वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, यहां पे R और S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं
चाहे कोई सी भी एक लॉजिक निकाल लीजिएगा, s की वैल्यू r+5 यहां रख दीजिएगा, फ्रॉम 1 3r इज इक्वल्स टू 2, और s की जगह कितना r+5, 3r इक्वल्स टू 2r+10। अरे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, 2r इधर आया तो बचा r इज इक्वल्स टू कितना बचा 10। r की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब कहीं चेक दीजिएगा किसी भी एक इक्वेशन में r की वैल्यू 10 है तो s की वैल्यू कितनी हो गई 10 + 5 15, s कितना हो गया 15, और यूनिट लगाना मैं भी भूल गया, आप भी भूल जाते, क्या होती है ओम। बात सीख गए हैं क्या? इतनी बात भी समझ गए हम? समझ गए हैं तो हाँ या ना जवाब जरूर देना। कुछ पल्ले पड़ रही है क्वेश्चन? चलिए एक और क्वेश्चन। अब हाँ, मैंने क्या बोला था, कुछ पंच लाइन्स बनाएंगे हम लोग। पंच लाइन सुनना, एक क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है 1 नंबर में, वो क्वेश्चन यहीं से सीख गए हमने क्वेश्चन किया और एक नंबर का क्वेश्चन साथ में सीखे। जरा ध्यान देना कि अगर इसके साथ कुछ सीरीज में लगाया तो क्या ये रेजिस्टेंस बढ़ गई, और रेजिस्टेंस बढ़ गई तो क्वेश्चन हमसे चिल्ला के कह रहा है क्या हुआ कि बैलेंसिंग लेंथ पहले 40 हुआ करती थी अब 50 हो गई। कहने का मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन कि अगर ये रेजिस्टेंस मैं बढ़ाऊंगा तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा। नल पॉइंट क्वेश्चन पेपर में आता है कि नल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा अगर मैं इस आर की वैल्यू को बढ़ा दूं। आर की वैल्यू आप बढ़ाओगे, आर यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो नल पॉइंट किधर चल जाएगा, आगे चला जाएगा। कुछ समझ में लगी बात? और वो पता है कैसे, ये छोटी सी बात थी कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर है। अगर ये वाली मतलब रेशियो बराबर रहते हैं, अगर मैं बोलूं कि ये लेंथ बढ़ाऊंगा मैं, आर की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली रेशियो सेम रहने के लिए वैल्यू को भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तभी तो पोटेंशियल सेम रहेगा नल पॉइंट के लिए, जो कल मैंने बात बताई थी। तो हमने एक पंचलाइन क्या बना ली, अगर इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो नल पॉइंट इधर जाएगा। अब यहीं पर मैं आपसे पूछ दूं कि अगर इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो इसके सामने वाली लेंथ बढ़ जाएगी। अरे इतनी सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर इस s की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसके सामने, यानी कि जो बढ़ाएंगे उसके सामने वाली लेंथ बढ़ जाएगी। कुछ समझ में लगी बात? पंच लाइन है ये। r बढ़ाएंगे तो r के सामने की लाइन लेंथ बढ़ेगी, s बढ़ाएंगे तो s के सामने की लेंथ बढ़ेगी। अब दोनों केस में उल्टा सिचुएशन की तरह सुनना, अगर r बढ़ाऊंगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। अगर s बढ़ाऊंगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ कहां से मेजर करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ मेजर करते हैं यहां से। यही बात हुई। सपोज करना मैंने r की वैल्यू को बढ़ा दिया तो नल पॉइंट किधर खिसक गया, इधर खिसक गया, यानी कि बढ़ गई बैलेंसिंग लेंथ। और अगर मैं s की वैल्यू को बढ़ाऊं तो ये s के सामने वाली लेंथ बढ़ेगी, यानी कि नल पॉइंट ये वाला पोर्शन बढ़ेगा, नल पॉइंट किधर पहुंचेगा, इस तरफ पहुंचेगा। तो बैलेंसिंग लेंथ क्या घट गई है क्या? दोनों लाइन सुन ली आपने, बहुत जरूरी थी इस क्वेश्चन से सीखने वाली बात। अब यहीं से मैं आपको फंसाऊंगा अगले क्वेश्चन में, फंसा दे। पहले इतना नोट कर लिया आपने, सारी पंचलाइंस लिख ली। अब पंचलाइंस आप ऐसे रट के मत लिख लेना, अरे ये रटने वाली चीज नहीं है कि r बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, s बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ घटेगी। इतना नहीं करना होता हमने दिमाग में बात रखनी होती है कि r बढ़ेगा तो सामने वाली लेंथ बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो इसके सामने वाली लेंथ बढ़ेगी, जो बढ़ेगा उसके सामने वाली लेंथ बढ़ जाएगी।
चलिए आर और एस से ही खेल रहे थे हम लोग, आर और एस में ही खेलते हैं। डायग्राम देख रहे हैं। In an experiment of meter bridge, using two unknown resistances कौन कौन सी unknown resistances? R and S. Null point is found at 40 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कहां मिला? 40 सेंटीमीटर पर मिला। लगभग ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था। इफ 30 ओम इज कनेक्टेड in series then null point shifts by 10 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाता है? 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। फाइंड क्या करना है? नंबर 1 R and S, नंबर 2 पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ 30 ohm is connected in series with S। क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में एक चेंज है, इनफैक्ट दो चेंजेस हैं। पहला चेंज क्या है? वहां पर सिर्फ R और S की वैल्यू पूछी गई थी, यही था ना। और इस बार बस क्या एक लाइन ऐड कर दी है, ये ऐड कर दी है। यानी कि एक चेंज तो ये हो गया कि एक पार्ट ऐड कर दिया क्वेश्चन में, और दूसरा चेंज भी एक हुआ है। वो किसी ने नोटिस किया या नहीं किया पता नहीं मुझे। वहां पर क्या दिया गया था कि पहले बैलेंसिंग लेंथ 40 थी, अब 50 हो गई। यानी कि क्लियर कट था कि बैलेंसिंग लेंथ बढ़ गई। इस बार उन्होंने बोला नहीं है, इस बार क्या बोला है? 30 ohm is connected in series then null point shifts by 10 सेंटीमीटर। नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट तो वो इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, बात समझे? लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बात अब तक जान भी गए होंगे कि किधर शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा। कितने लोगों को मेरे आंसर बताने से पहले पता चल गया? चलिए सॉल्यूशन ध्यान से सुनना। पहले गिवन है 40 सेंटीमीटर है, कहां गया? 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये 40 है और ये 60 है। तो हम क्या करेंगे? R/40 इज इक्वल टू S/60। फिर से काट दिया, 20 से 2 3 6, तो क्या बन गया? 3R इज इक्वल टू 2S। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगली बारी वो कह रहे हैं, वो जो कहते हैं वही हम करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? अब मैं चलिए अगला बना देता हूं डायग्राम। अब क्या, बहुत गंदा डायग्राम बनाऊंगा। अब इस R के साथ क्या कर दिया उन्होंने? इफ 30 ohm is connected in series, ये तो लिखा ही नहीं किसके साथ, लिख लीजिएगा विद R।
इस R के साथ 30 ओम सीरीज में लगा दिया, देन नल पॉइंट शिफ्ट हो गया बाई 10 सेंटीमीटर। R के साथ 30 ओम लगा दिया तो ये हो गया 30, R प्लस 30। 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करना, अब आप बताना सोच समझ के किधर शिफ्ट होगा। ये रेजिस्टेंस बढ़ी है तो क्या इसके सामने की लेंथ भी बढ़ जाएगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर ये आगे खिसक गया होगा। आगे खिसक गया होगा तो बैलेंसिंग लेंथ पहले कितनी हुआ करती थी 40, अब कितनी हो जाएगी 50। ये क्वेश्चन ने दिया नहीं, हमने खुद ढूंढ के निकाल लिया। और ये कैसे निकाल पाए, जब हमने पिछली पंचलाइन याद थी, अगर ये बढ़ेगा तो इसके सामने वाली लेंथ भी बढ़ जाएगी। चलिए, तो अब क्या इक्वेशन फिर से बना सकते हैं आप, क्या बना सकते हैं, r प्लस 30 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो कौन चिपका हुआ है s, डिवाइडेड बाई s अपॉन 50। 50 से 50 समाप्त हो गया। r प्लस 30 इज इक्वल्स टू s। क्या मैं इस कैलकुलेशन को आपके भरोसे छोड़ दूं? कैसे, एक होमवर्क भी तो बनना चाहिए। ये वाली दो इक्वेशंस हैं आपके सामने, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या r और s की वैल्यूज निकाल सकते हैं आप? निकाल सकते हैं। अब अगर r और s की वैल्यूज निकल आएंगी तो क्या सेकंड पार्ट कर सकते हैं? अब की बार ये 30 ओम यहां से उठा के कहां लगा देना है, इसके साथ लगा देना है, और फिर बैलेंसिंग लेंथ पता चल जानी है। अब आप मेरी बात सुनना, अगर इस 30 ओम को यहां से उठा के यहां कर देंगे तो ये बैलेंसिंग पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि इसके सामने ही लेंथ बढ़ जाएगी। तो आंसर विल बी लेस देन 40 आना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं। आई थिंक सारी बातें सुनते जा रहे हैं यहाँ। तो आपका होमवर्क पता चल गया। जब आंसर लिखेंगे तो टाइम जरूर लिखेंगे। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग, बस हटा रहे हैं। अरे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज ए स्टूडेंट, अब आपकी बात आ गई है, ये अपने ऊपर लेके करना, अगर आप कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है, सेलेक्टेड ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, जो मैंने डायग्राम में भी दिखा दिया है। अच्छा, ये डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, घबराना नहीं, ऐसा नहीं मैं डायग्राम फालतू बनाते जा रहा हूँ, गिवन होते हैं डायग्राम, जो मेन डायग्राम है। एस कितना ले लिया है 100 ओम उसने, एंड बैलेंसिंग लेंथ is found to be 2.9 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली उसको, 2.9 सेंटीमीटर। और वो ये बैलेंसिंग लेंथ लेकर अपने सर के पास गया, अक्षय सर के पास, और क्या कहता है कि सर देखिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। कितनी आई है बैलेंसिंग लेंथ, 2.9 सेंटीमीटर आई है। अब आप बोलिए, अगर आप होते तो अक्षय सर आपसे क्या कह रहे होते बैलेंसिंग लेंथ 2.9 सेंटीमीटर देखकर? क्या मैंने कल एक बात बोली थी कि कहां आना चाहिए, नियर द मिड पॉइंट आना चाहिए, नल पॉइंट वायर के नियर द मिड आना चाहिए, और ये कहां ले आया है, बिल्कुल नियर द एज ले आया है, नियर द एंड ले आया है। तो इसको हम डांट लगाएंगे। अब डांट लगा दी है तो हालांकि डांटने वाली बात इसमें लिख नहीं सकते, तो क्या कहा गया है, ही इज एडवाइज्ड बाय अक्षय सर टू improve the accuracy what
कुड ही डू, वो क्या कर सकता है। अब ये क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में लिख दे रहा हूं, तो पहला ऑप्शन उसको दिया गया है, मतलब वो क्या कर सकता है, ही शुड, व्हाट शुड ही डू कर लो, कुड की अच्छा नहीं लग रहा तो कुड और शुड कर लो, चलो व्हाट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए, ही शुड मेजर लेंथ मोर एक्यूरेटली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ही शुड, ये सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। ही शुड मेजर लेंथ मोर एक्यूरेटली, उसको लेंथ बहुत ज्यादा एक्यूरेटली करनी चाहिए सिलेक्ट। ये पार्ट ऑप्शन ए है आपके पास। ऑप्शन बी ये कहता है ही शुड चेंज एस टू 3 ohm and repeat the experiment. सी ऑप्शन है he should change as to 1000 ohm and repeat the experiment। ये सामने क्या लिखा है, and repeat the experiment। फाइनल ऑप्शन, उसको कुछ नहीं करना चाहिए, डंडे खा लेने चाहिए हाथ करके, सर पीट लो। ही शुड गिव अप। अब वो बात भी नहीं लिख सकते थे कि डंडे खा लेने चाहिए, तो क्या लिख दिया, ही शुड गिव अप, उसको छोड़ देनी चाहिए उम्मीद। अब आप सोचिए एज ए स्टूडेंट आप क्या करेंगे। आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे। बात समझ रहे हैं। उसको क्या एडवाइस किया गया है कि आप अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करिए। एक्यूरेसी खराब क्यों है, इसके कॉर्नर पर आने से खराब हुई है, तो उसको एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। और एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है तो वो इनमें से क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लेंथ को बहुत एक्यूरेटली मेजर करो। अरे वो 2.9 सेंटीमीटर ही तो मेजर कर रहा है। अब अगर उसने 2.9 सेंटीमीटर मेजर करी है तो कितनी गलती करी होगी, हम कह रहे ज्यादा 3 होगी, वो 4 होगी, 1.5 होगी, 2 होगी, इससे ज्यादा गलती होगी उसमें। कितना गलत मेजर कर सकता है कोई। हमें कहां तक पहुंचनी थी, मिड तक पहुंचनी थी, यानी कि गलती तो इतनी तो नापने में नहीं करेगा वो। तो पहला ऑप्शन तो बकवास है एकदम। अब बात बचे गिव अप। गिव अप करना मतलब त्याग, उसको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि बिना कुछ करे ही उम्मीद हार जाओ, तो पहले इसके बाद में आते हैं। अब इन दो पे बात अटकती है, इन दो में से कोई ये काम करना है हमें। आपने क्वेश्चन चेप लिया है पहले, क्योंकि मुझे ये वाली जगह हटानी पड़ेगी। बस डाटा मैंने दिमाग में डाल लिया है कि कितनी है ये लेंथ, 2.9 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात। अब मैं हटा रहा हूं सॉल्व करने के लिए। फंसा देते हैं क्वेश्चन। चलिए, उसने जो डाटा कलेक्ट किया है 2.9 सेंटीमीटर है, और ये वाली वैल्यू कितनी बची है, आप ये बताएंगे क्या हिसाब लगा के। अरे 2.9 ये है 97.1। अरे घटाना तो आता है ना, ये 2.9 97.1 बची। तो उसके अकॉर्डिंग कितनी आर की वैल्यू निकलेगी, मैं रेशियो निकाल लेता हूं। आर अपॉन 2.9 इज इक्वल टू एस अपॉन 97.1। एस की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो आर की वैल्यू कितनी आई, 100 इंटू 2.9 डिवाइडेड बाई 97.1। जरा ध्यान से सुनना, ये लगभग हो गया 290 और ये है 97। अरे मेरी बात समझ रहे हैं, आर की वैल्यू थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। ये हो गया 290 और ये है 97.1। अगर ये 300 होता, अरे अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, थोड़ा पूरा भाग नहीं दे रहे हैं, रफ वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये 97 है, अगर ये 100 होता, ये 300 होता तो पूरा 3 आ जाता। तो लगभग ये वैल्यू आप देखना 3 के आसपास आ रही है। लगभग कितनी आ रही है, 3 के आसपास आ रही है। तो मैं लिख दे रहा हूं इसको अप्रोक्सीमेटली 3। आप बोलेंगे सर अप्रोक्सीमेटली क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं बेटा क्योंकि हमसे आर की वैल्यू तो पूछी नहीं गई।
हम तो ये अपना कुछ दिमाग चला रहे हैं, आर की वैल्यू एक रफ आइडिया ले लिया हमने कि कितनी आएगी। अब बात करते हैं मुद्दे की। आर की वैल्यू आ गई है 3 ओम। अच्छा, ऑप्शन तो हटा नहीं सकते हम, यानी कि ये वैल्यू रफली आ गई है 3 ओम। अब आपको एक बात पता होगी कि एक्यूरेसी कब मिलती है, जब ये लेंथ कहां पर होती है, मिड में होती है, यानी कि 50-50 पर मिलती है। क्लियर है इतनी बात? यानी कि 50-50 पर, 50-50 समझ गए ना, बिस्किट नहीं है पार्ले जी, काय का आता है, टेनिया का आता है। 50-50 पर हमें मिलेगी मैक्सिमम एक्यूरेसी, यही बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि R/50 इक्वल्स टू S/50 होगा मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए। तो मैं बात कर रहा हूं फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी लिखा हुआ है इधर, दिखेगा आपको क्या? फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी मैं इधर लिख देता हूं, ये रहा। क्या बनेगा? ये लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? 50-50, मिड में मिलती है, तो क्या लिखेंगे? R/50 इज इक्वल्स टू S/50। 50 से 50 खत्म हो गए, तो R किसके इक्वल होना चाहिए? S के इक्वल होना चाहिए। बात मेरी कुछ सुनी आपने, अभी मेरी बात सुनना पूरी। R की वैल्यू क्या आपको अप्रोक्सीमेटली पता है, भले ही वो थोड़ी बहुत गलत है, उसमें कुछ एरर है, लेकिन रफली R की वैल्यू कितनी है हमने निकाली थी? 3 ओम है। तो S की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 3 ओम होनी चाहिए। लाइन सुनी आपने? मैंने क्या बोला कि जब उसने S की वैल्यू 100 ली थी, तो ये लेंथ कितनी आ रही थी? लगभग 3 सेंटीमीटर आ रही थी, यानी 2.9 सेंटीमीटर आ रही थी। तो उस सिचुएशन में R की वैल्यू कितनी आई? 3 ओम निकली, यानी कि जो अननोन रेजिस्टेंस थी उसकी वो 3 ओम की थी, लगभग 3 ओम की। बहुत सारी एरर होगी उसमें। तो उससे जब कहा गया एक्यूरेसी इंप्रूव करो, तो एक्यूरेसी इंप्रूव करने का मतलब हुआ ये लेंथ कितनी कितनी होनी चाहिए? 50-50 होनी चाहिए। मिड में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होती है। अब मिड में होती है तो ऐसे थोड़ा मिड में आ जाएगी, तो उसने S की वैल्यू को चेंज किया होगा। तो उसने दिमाग क्या लगाया? बहुत होशियार बच्चा था, आप में से कोई पता नहीं था कि नहीं था, तो उसने क्या किया, जब R की मुझे रफ वैल्यू पता है तो मिड में मिलेगी, तो इसका मतलब S की वैल्यू में कितनी सिलेक्ट करूं? R के इक्वल, यानी कि 3 सिलेक्ट करूं। यहां से भी मुझे एक पंच लाइन मिल रही है, यहां से भी। अब आंसर कौन सा सही हुआ? He should change S to 3 ओम। S की वैल्यू को कितनी कर दे? 3 ओम कर दे, और जैसे ही 3 ओम करेगा तो उसका आंसर कैसा आ जाएगा? मिड में आ जाएगा और एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। अब यहां से पंच लाइन में बताने जा रहा था, क्या बनती है पंच लाइन? सुनना कि मीटर ब्रिज में एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है इफ इन दोनों का रेशियो 1:1 होता है। अरे क्या बात कर दी है सर, कुछ सुने? अरे 50-50 पे होती है, तो हम अभी तक क्या पढ़ते थे कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल है। कई जगह है हमारे पास, ये रही जगह, हमने क्या पढ़ा था? इसको मानते थे R1, इसको मानते थे R2, R3 और R4। वैसे दिमाग में तो छप गई होगी बात, क्या लिखते थे? R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। तो क्या हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं? R3 को इधर ला सकते हैं, R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4। ये एक पंच लाइन की तरह लिखने की कोशिश करवा रहा हूं कि अगर R2 और R4 यानी कि इन दोनों का रेशियो 1:1 हो, 1:1 का मतलब दोनों लेंथ इक्वल हो, तो एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है। ये एक पंच लाइन बन गई है। और इन दोनों के रेशियो को, इस आर्म को रेशियो आर्म भी बोला जाता है इन दी टर्म्स ऑफ, या इन दी लैंग्वेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने जब बनाया था तो बहुत सारी पंचलाइन हमारे सामने बनती जा रही हैं। ऐसा बनाया था व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे यही था कि नहीं था? तो इस आर्म को, ये वाली आर्म है, इस आर्म को यहां से लेकर यहां तक की इस आर्म को हम लोग रेशियो आर्म भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में एक्यूरेसी मैक्सिमम कब होगी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जब रेशियो आर्म का रेशियो 1:1 हो।
यानी कि इन दोनों का रेशियो 1:1 हो, यानी कि अगर ये 5 ओम है तो ये भी कितनी हो, 5 ओम हो। अगर ये 10 है तो ये भी कितनी हो, 10 हो। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 1:1। तो एक नंबर के दो क्वेश्चन बन गए एक नंबर के, कि मीटर ब्रिज में मैक्सिमम एक्यूरेसी कब मिलती है, जब इनका रेशियो 1:1 हो। और यही दोनों तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आ गए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कब मैक्सिमम एक्यूरेसी मिलती है, जब इस आर्म को क्या नाम दिया मैंने, रेशियो आर्म। अब नाम दिया गया है, बस ऐसा कोई घबराने वाली चीज नहीं है, इसका नाम दिया गया है रेशियो आर्म। जब रेशियो आर्म का, आर मतलब ए आर, मैं गलत लिख रहा हूं, गलत, ए आर एम, आर मतलब भुजा, का रेशियो 1:1 हो। कितना हो रेशियो, 1:1 हो, तो एक्यूरेसी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। ये पंच लाइन की तरह याद रखना। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। चलिए इतनी बातें बहुत हो गई। अब कल हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर की। बहुत खतरनाक टॉपिक है, बहुत ज्यादा, इसका अपर लेवल है। तो प्रिपेयर रहिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा, इतना सारा पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट।